नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पाठशाला में। और आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। पिछली क्लासेस में दो सेशन में हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में देखा है और पूरी जानकारी ली है। और जो लोग पहली बार चैनल पे हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और पीछे जाके वीडियो में स्वर और व्यंजन संधि के बारे में समझ सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। क्या होता है विसर्ग संधि, कैसे होता है। अब मुझे लगता है कि ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी कि संधि किस प्रकार होता है दो शब्दों में, तो हम लोग सीधा चलेंगे विसर्ग संधि पर। तो आइए चलते हैं। विसर्ग क्या होता है। वर्णमाला में हमने पढ़ा है कि विसर्ग एक व्यंजन होता है। आह आह की मात्रा लगती है ना विसर्ग में, जिसमें व्यंजन के साथ दो बिंदु ऐसे साइड में लग जाए, इनको बोलते हैं अयोगवाह। इनको विसर्ग बोलते हैं। जैसे आह की मात्रा होती है, इसको विसर्ग बोलते हैं, और इसको व्यंजन में अयोगवाह बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो कोई शब्द हो जो पूर्व पद होता है, पहले शब्द को पूर्व पद बोलते हैं, और दूसरा शब्द होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद में जब कोई विसर्ग हो, अंतिम वर्ण, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि किस प्रकार से पहले पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम प्रथम वर्ण मतलब प्रथम ध्वनि, ये दोनों के मेल से संधि होती है और फिर विकार उत्पन्न होता है, तो एक नया शब्द बनता है। तो जो पहले पूर्व पद में अंतिम ध्वनि जो होगी वो, और उत्तर पद का प्रथम ध्वनि, दोनों टकराएंगे, दोनों मिलेंगे, दोनों जुड़ेंगे तो एक विकार उत्पन्न करेंगे, और दोनों में विकार उत्पन्न होगा तो एक संधि, इसको कहते हैं, एक नया शब्द बनता है। तो विसर्ग संधि में जब पूर्व पद में अंतिम जो ध्वनि है वो विसर्ग की हो, आह की हो, और उत्तर पद में प्रथम ध्वनि वो कोई व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, तो उनके मेल से एक नया ध्वनि बनेगा, और उस इसी को कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे यहाँ पर है मनः। मनः में अंत में ध्वनि आ रही है आह की, और इसके साथ हर, तो मनः हर मिलकर बनता है मनोहर। इसी प्रकार विसर्ग संधि होती है। तो अब हम लोग चलेंगे इसके नियम पर। कुल मिलाकर इसमें 9 नियम हैं, तो एक एक करके समझेंगे सारे नियमों को, और विसर्ग संधि के बारे में पूरा पढ़ेंगे। चलते हैं। नियम नंबर 1। पहला नियम कहता है कि जब पूर्व पद जो है, पूर्व पद में तो फिक्स है कि अंतिम जो ध्वनि आएगी वो विसर्ग का आएगा, तो डी के स्थान पर विसर्ग आ गया। अब इसके साथ जो उत्तर पद है, आई के स्थान पर अलग अलग 3 नियम दिए गए हैं इसी में, एक में ही। आई के स्थान पर जब चा या छा हो, ता या था हो, ता या था हो, इन तीनों में कोई भी हो तो उसमें किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है। जैसे देखिए, चा या छा हो विसर्ग के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली तालव्य शा में बदल जाता है, शा। ता या ठा होता है तो वो मूर्धन्य सा में बदल जाता है। ता या था होता है तो वो दंती सा में बदल जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, निह। निह में अंतिम ध्वनि है विसर्ग की, इसके साथ आया छल, तो पहला जो ध्वनि आया वो है छा, तो किस में बदल जाएगा, इन दोनों में विकार उत्पन्न होगा, और विसर्ग और छा इसके साथ बीच में एक तालव्य सा बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सभी सभी जो सा बन रहे हैं वो उसमें हलंत लगा हुआ है, मतलब इनकी आधी ही मात्रा जुड़ेगी। तो निह छल, इसके बीच में आ गया आधा शा, तालव्य शा। धनु। धनु में अंतिम जो ध्वनि है वो विसर्ग की है। टनकार, पहली ध्वनि इसकी टा आ गई, तो बीच में क्या आ जाएगा, मूर्धन्य सा आधा, धनुष टनकार। निह तेज। निह किस में अंतिम ध्वनि है विसर्ग, और तेज में पहली ध्वनि है ता की, तो बीच में दंती सा आ जाएगी, वो भी आधा,
निस्तेज। इसी प्रकार निश्चय, फिर चा आ गया तो क्या लग जाएगा, तालव्य, निश्चय। ठीक, ये हो गया नियम नंबर 1। अगले नियम पर चलते हैं। नियम नंबर 2 ये कहता है कि पहला जो पूर्व पद की जो अंतिम ध्वनि होगी वो तो विसर्ग ही रहेगा। उत्तर पद में इसके साथ शा, सा और सा आए, मीन्स तालव्य सा, मूर्धन्य सा या दंती सा आए, तो इसमें किस प्रकार मेल होता है और किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है। देखिए, इसमें दो विकल्प हो सकते हैं। जैसे या तो विसर्ग उसी प्रकार रहेगा और जिस बीच में विसर्ग जुड़ जाएगा और दोनों जो पूर्व पद है और उत्तर पद दोनों जुड़कर उसी तरह लिखे जाएंगे। जैसे दुह और शासन, तो दुह के साथ शा, पहले अंतिम ध्वनि आ गया आई के स्थान पर, यहाँ पे पहला ध्वनि शा आ गया, तो इनमें विसर्ग उसी प्रकार सुरक्षित रह गया और दोनों जो शब्द हैं दुह और शासन, उन दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बन गया दुह शासन। तो दुह शासन भी लिखे जा सकते हैं। जैसे निह संदेह, अंतिम में यहाँ विसर्ग है, यहाँ पहला ध्वनि सा की है, तो दोनों ही जुड़ जाएंगे और बीच में विसर्ग सुरक्षित रूप से आ जाएगा, तो हो जाएगा निसंदेह। और दूसरी प्रकार से इन्हीं में संधि हो सकती है कि विसर्ग जो होता है वो लोप हो जाता है विसर्ग का, और विसर्ग के स्थान पर जो भी सा आते हैं दूसरे पद में, उत्तर पद में जो भी सा आएंगे वो उसका आधा बीच में आ जाएगा। जैसे देखिए दुह और शासन, तो दुह में और शासन में दुह के बाद आ रहा है शा, तो इसी सा का आधा इसके बीच में आ जाता है और विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप मतलब विसर्ग गायब हो जाएगा। तो इसका आधा आ गया तो शा इसके साथ, ये देखिए आधा शा आ गया, तो दुशासन, ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों में से किसी प्रकार भी लिख सकते हैं। निसंदेह, तो अब यहाँ पे क्या है, दंतीसा है, तो दंतीसा का ही आधा यहाँ पर बीच में आ जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा निसंदेह। निसार, यहाँ पे दंतीसा का ही आधा आ गया तो हो जाएगा निस्सार। दुसाहस, फिर यहाँ पे दंतीसा आ गया तो इसी का आधा बीच में आ सकता है, या तो विसर्ग उसी प्रकार आ सकता है, तो या दुसाहस साहस हो सकता है या दुस्साहस हो सकता है, दोनों ही सही है। चलते हैं अगले नियम पर। नियम नंबर 3 कहता है कि पूर्व पद का अंतिम ध्वनि है डी, वो आह का जो वहां पे मात्रा जो होती है वो आह का तो रहेगा ही विसर्ग, लेकिन जो उच्चारण होगा वो भी आह का होगा। जैसे आ में ही विसर्ग लगेगा, आ और विसर्ग, मीन्स कि अंतिम में आह का ही उच्चारण होगा कि डी के स्थान पर। और इसके साथ उत्तर पद का जो पहला ध्वनि होगा उसमें का, खा, पा, फा, इनमें से कोई आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों, मीन्स उसी प्रकार बीच में जुड़ जाता है और दोनों ही शब्द जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए प्रातः काल, अब यहाँ पे देखिए प्रातः, तो प्रात के साथ आह की मात्रा लगी हुई है और उच्चारण भी अह का हो रहा है, और उत्तर पद काल है, उत्तर पद का जो पहला ध्वनि है वो है का, तो दोनों ही शब्द जुड़ जाएंगे और बीच में जो विसर्ग है वो उसी प्रकार आ जाएगा, प्रातः काल। अंतः, अंत में अह की ध्वनि आ रही है, अंतःपुर, का खा पा आ गया यहाँ पर, तो दोनों उसी प्रकार जुड़ जाएगा, अंतःपुर, बीच में विसर्ग ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि डी के स्थान पर मतलब जो अंतिम ध्वनि होगी पूर्व पद का वो अह की मात्रा ही होगी, अह की मात्रा और अह का उच्चारण भी होगा। अगले नियम पर चलते हैं। नियम नंबर 4 कहता है कि यहाँ पर जो डी के स्थान पर वही रहेगा अह,
अह की मात्रा और अह का उच्चारण। तो मतलब यहाँ पर विसर्ग जो आ रहा है वो आ के साथ ही आ रहा है अंतिम ध्वनि में। और उत्तर पद में आई के स्थान पर जो पहली ध्वनि होगी उत्तर पद की, वो सघोष हो। अब देखिए सघोष क्या होता है, ये हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा है। जो भी आज इस चैनल पर नए हो और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी चैनल पर वर्णमाला का वीडियो देखकर वो सब पूरी जानकारी ले सकते हैं कि सघोष क्या होता है। ऐसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि सघोष वो होते हैं जो सभी वर्गों में, वर्ग मीन्स जो वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, उनमें तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है, और अंतस्थ यारा लावा और हा, कुल मिलाकर सघोष की संख्या 20 होती है। ठीक है, वर्णमाला के वीडियो में आप जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सघोष कोई आ जाए उत्तर पद में पहली ध्वनि, तो आह के साथ कोई सघोष आने पर जो ध्वनि बनती है वो होता है ओ की। उदाहरण के लिए देखिए, मनः हर, देखिए अंत में आया आह किम उच्चारण, और इसके साथ आया हा। हा क्या है, सघोष। तो क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है, विसर्ग हटकर ना पर ओ की मात्रा लग जाएगी, ओ की ध्वनि आ जाएगी, हो जाएगा मनो, और हर इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मनोहर। ऐसे तपह बल, बल बा भी क्या है, सघोष है, और अंत में आ रहा है, तो विसर्ग हटकर यहाँ पर ओ की मात्रा आ जाएगी और हो जाएगा तपो, और बल इसमें जुड़ जाएगा तपोबल। इसी प्रकार यशः दा, यशोदा, अधः गति, अधोगति। तो ये सभी देखिए, ये सब सघोष हैं। हा, बा, दा, गा, ये सभी सघोष हैं। तो इनमें सब में ओ की मात्रा आ जाती है विसर्ग के स्थान पर। इसी का विस्तार है अगले नियम में। नियम नंबर 4 का ही विस्तार देखते हैं कि आह, आह, डी के स्थान पर आह की ध्वनि, और जो उत्तर पद है उसमें पहली जो ध्वनि होगी वो आ जाए, सिर्फ आ। तो क्या होगा, आ एक स्वर है, तो दोनों के मिलन से, दोनों के मेल से, दोनों के संधि से जो मात्रा बनेगी वो ओ की मात्रा के साथ इसमें प्लुत स्वर भी आ जाएगा। अब प्लुत स्वर क्या होता है, ये त्रिमात्रिक स्वर होता है, और वर्णमाला में इसको हमने पढ़ा है। जो लोग चैनल पर नए होंगे वो वर्णमाला के वीडियो को देखकर इन सब के बारे में समझ सकते हैं। और जो चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो ओ के साथ प्लुत स्वर भी आ जाता है। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है, इसका उच्चारण बड़ा लंबा होता है। जैसे अब इसको सिर्फ ओ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ओ। ठीक है, अभी उच्चारण कैसे होगा और उदाहरण के लिए समझते हैं। जैसे देखिए, प्रथम अंत में आ गया आह, और इसके साथ आ गया अध्याय, तो पहला स्वर जो होगा वो आ का है, और इसमें अंतिम स्वर आह का है। तो अब यहाँ पर विसर्ग हटकर उसके स्थान पर ओ की मात्रा के साथ प्लुत स्वर भी आ गया। तो इस ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, प्रथमोध्याय। इसको थोड़ा सा लंबा खींच के पढ़ेंगे। यशः अभिलाषी, क्या हो जाएगा, यशोभिलाषी। यहाँ पर ओ की मात्रा के साथ त्रिमात्रिक एक प्लुत स्वर भी आ गया। चलते हैं अगले नियम पर। नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 कहता है कि अब देखिए यहाँ पर, जहां पर आह की ध्वनि आ रही थी, अब यहाँ पे ई और उ मात्रा के साथ विसर्ग लग रहा है। जैसे ई और विसर्ग, इह की ध्वनि आएगी या उह की ध्वनि आएगी डी के स्थान पर। मतलब पूर्व पद की जो अंतिम ध्वनि होगी यह इह या उह, इनमें से कोई आएगा। ई और उ की मात्रा के साथ विसर्ग। और उत्तर पद की जो पहली ध्वनि होगी वो का, खा, पा और फा, इनमें से कोई होगा। तो इनके मेल से बनता है जो, वो सिर्फ एक ही शब्द बनता है, वो होता है शा। शा अक्षर बनेगा। ठीक है, और कौन सा शा है, ये मूर्धन्य शा। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल से देखिए, निह पाप, का खा पा फा, पहला क्या हो गया पा, और इसके अंत में क्या आया निह,
ई की मात्रा, तो बीच में विसर्ग हटकर क्या बन जाएगा, लग जाएगा आधा शा, वो भी मूर्धन्य सा। निष्पाप, निह कलंक, विसर्ग और का, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगी, आधा शा, तो हो जाएगा निष्कलंक। निह फल, इह के साथ फा, तो विसर्ग के स्थान पर आधा शा आ जाएगा, हो जाएगा निष्फल। दुह कर, विसर्ग उह की मात्रा के साथ का आ रहा है, तो विसर्ग हटकर बीच में आ जाएगा आधा शा, हो जाएगा दुष्कर। अब इसका एक अपवाद भी है, जैसे देखिए एक शब्द होता है दुख, तो दुख में इसको पहला जो शब्द होता है वो दो ही होता है और इसके साथ खा आता है, लेकिन इसमें शा नहीं बनेगा, बल्कि ये इसी प्रकार विसर्ग के साथ ही लिखा जाता है दुख, दुष्ख नहीं लिख होता है। ठीक है, तो ये इस नियम का एक अपवाद है। चलते हैं अगले नियम पर। नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है कि डी के स्थान पर ई उ मीन्स ई और उ की मात्रा के साथ विसर्ग लगाओ। डी मीन्स पूर्व पद का अंतिम ध्वनि, और उत्तर पद का जो प्रथम ध्वनि होगा वो कोई सघोष हो या कोई स्वर हो। सघोष जो 20 सघोष होते हैं उनमें से या कोई स्वर हो, तो इनके मेल से, इनके संधि से बनता है आधा रा, विसर्ग हटकर बीच में आधा रा लग जाएगा। ठीक है, उदाहरण से देखिए, निह, निह में क्या आया, अंत में इह की मात्रा आई, और झर, झा क्या है, सघोष है। सघोष कौन कौन से होते हैं, तीसरे, चौथे और पांचवें, और अंतस्थ और हा, ये सभी सघोष होते हैं। तो चा छा जा झा, चौथा हो गया झा, ये सघोष है। तो अब विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा रा आ जाएगा। ठीक है, और दोनों ही जो शब्द है वो जुड़ जाएंगे, बीच में आधा रा लग जाएगा, तो जाएगा निर्झर। दु गंध, दुह उह की मात्रा और इधर आया गा, ये भी सघोष है, तो बीच में क्या लग जाएगा, आधा रा आ जाएगा और दोनों शब्द जुड़ जाएंगे, बन जाएगा दुर्गंध। निह और आशा, निह में अंत में जो ध्वनि आ रही है वो इह की आ रही है, इसके साथ आ क्या है, एक स्वर है। ठीक है, एक स्वर है। तो अब जो विसर्ग है, विसर्ग का लोप होके यहाँ पे बन जाएगा आधा रा, और आधा रा में अब जो स्वर होता है वो अकेले तो आता नहीं, मात्रा जुड़ जाती है, तो आ की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, तो बन जाएगा रा। तो नी के साथ रा और इधर शा, बन जाएगा निराशा। इस प्रकार से संधि होती है। दुह उपयोग, दुह में उ आ रहा है और उसके साथ उ क्या है, उ एक स्वर है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा रा, आधा रा में उ की मात्रा लग जाएगी, रू हो जाएगा, और दू के साथ जुड़ जाएगा तो दुर हो जाएगा, और प्रयोग दुरुपयोग। ठीक, चलते हैं अगले नियम पर। नियम नंबर 8 क्या कहता है, निह, निह क्या है, ह्रस्व मात्रा है, जैसे ई और उ की ह्रस्व मात्रा, इसके साथ विसर्ग, जैसे अभी तक आ रहा है ई और उ, ये ध्वनियां आ रही हैं डी के स्थान पर, और इसके साथ रा आ जाए, सिर्फ रा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो विसर्ग है वो गायब हो जाएगा, मतलब विसर्ग का लोप हो जाएगा, और जो ह्रस्व मात्रा है ई और उ की, वो मात्रा दीर्घ में बदल जाएगी, मतलब बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और बड़े उ की मात्रा लग जाएगी, और विसर्ग बीच में से गायब हो जाएगा। उदाहरण से समझिए, इसे है निह और रस, तो आई के स्थान पर आ गया रा, डी में है इह अंतिम ध्वनि, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, और जो छोटी मात्रा है, ना पे छोटी की मात्रा है, वो बन जाएगा ना पे बड़ी की मात्रा, और इसके साथ रस जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा नीरस। ध्यान रखिएगा कि छोटी मात्रा नहीं, बड़ी मात्रा,
छोटी मात्रा गलत। और इसी से एक बहुत अच्छा शब्द है निरोग। निरोग लोग हमेशा बोलते हैं, तो सुनने में आता है जैसे छोटी मात्रा का उच्चारण निरोग, लेकिन वो नी रोग होता है। जैसे निह और रोग से बनता है, निह में आ गया ई और रा, तो बीच में क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप और मात्रा बड़ी, तो नी रोग। तो संधि सीखने से आपको वर्तनी शुद्धि, शब्द शुद्धि का भी ज्ञान होता है, संधि विच्छेद का ज्ञान होता है। ये बड़ा ही उपयोगी होता है, क्योंकि कई बार कई एग्जाम में पूछा जाता है, कई शुद्ध शब्द के बारे में पूछा जाता है। तो संधि विच्छेद सीखकर आप शुद्ध शब्द की पहचान आराम से कर सकते हैं। अगले नियम पर चलते हैं। नियम नंबर 9 है ये, जब डी के स्थान पर आ या आ हो और इसके साथ विसर्ग लगा हो, मतलब आ आह की मात्रा हो या आह, इनका ध्वनि का उच्चारण हो, और इसके साथ साथ आई के स्थान पर आए कोई अलग स्वर, कोई भिन्न स्वर आए जिसमें आ और आ ना हो, इसके अलावा कोई दूसरा स्वर आए, तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। इसमें सिर्फ विसर्ग का जो है, जो ये मात्रा है विसर्ग की, इसका लोप हो जाएगा और दोनों ही शब्द आपस में जुड़ जाएंगे। उदाहरण से देखिए, अतः एव, ये क्या है, एक स्वर है जिस आ और आ के अतिरिक्त, और यहाँ पे अंत में आह की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे विसर्ग जो है इसका लोप हो जाएगा और दोनों ही शब्द आपस में जुड़ जाएंगे, बन जाएगा अतएव। ठीक, यहाँ पे और भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ दोनों शब्द जुड़ जाते हैं और विसर्ग का लोप हो जाता है। अब चलते हैं आगे, कुछ जो अपवाद हैं उनको देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं इन सभी नियमों में। जैसे आप देखिए, पुनः जन्म, तो इसमें आह आ रहा है, उसमें जा, ये नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर अगर कोई सघोष आता है आह की मात्रा के साथ, तो क्या हो जाता है, ओ की मात्रा लग जानी चाहिए, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था नियम नंबर 4 में ये। लेकिन पुनः और जन्म, इनमें ओ की मात्रा नहीं आएगी, बल्कि रा की मात्रा आ जाती है, पुनर्जन्म हो जाता है ये। अंतः आत्मा, तो यहाँ भी रा बन जाएगा, अंतरात्मा। ये सभी नियम नंबर 4 के अपवाद हैं। अंतः राष्ट्रीय, रा आ गया अंतः आह के साथ, तो यहाँ पर भी आधा रा जुड़ जाएगा, हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय, या इसको अंतरराष्ट्रीय भी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय। पुनः उक्ति, अब आह के साथ ऊ जब आता है तो ये एक स्वर है। तो अभी हम लोगों ने नियम नंबर 9 में ये पढ़ा था कि आ और आ के अतिरिक्त कोई स्वर आएगा तो वो उस सिर्फ जो विसर्ग है उसी उसका लोप हो जाएगा और जुड़ जाना चाहिए। ये नियम नंबर 9 का अपवाद है कि यहाँ पे ये ऐसे नहीं जुड़ेगा, बल्कि विसर्ग के स्थान पर रा आ जाएगा और रा में ऊ की मात्रा लग जाएगी, रू हो जाएगा पुनरुक्ति। नियम नंबर 3 के ये अपवाद हैं। अपवाद नंबर 2, यहाँ पर नमः और पुरः, यहाँ दोनों में ही आह का उच्चारण आ रहा है। और हम लोगों ने नियम नंबर 3 में यह पढ़ा था कि आह के उच्चारण के साथ अगर का, खा, पा और फा आए तो विसर्ग बीच में उसी तरह आ जाता है, मतलब बीच में विसर्ग लिखा जाता है। ये नियम नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था, आप वीडियो में पीछे जाकर देख लीजिएगा। लेकिन नमः और पुरः अगर हो डी के स्थान पर, मतलब पूर्व पद नमः और पुरः हो, तो यहाँ पर इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाता। जैसे देखिए, नमः और कार, तो का आ गया तो इसको नियम नंबर 3 के अनुसार लिखना चाहिए नमः कार, लेकिन नमः कार गलत होता है, बल्कि बीच में इसमें आधा सा जुड़ जाता है और ये हो जाता है नमस्कार। इसी प्रकार पूरा कार, तो बीच में आधा सा जुड़ जाएगा, हो जाएगा पुरस्कार। तो ये 2 अपवाद थे इसके। आज की क्लास को समराइज करते हैं एक स्लाइड में। हम लोगों ने जो नियम पढ़े, देखिए, पूर्व पद में आह आए और का, खा, पा, फा आए तो वो विसर्ग बीच में उसी प्रकार उतर आता है जैसे प्रातः काल। सघोष आए तो ओ की मात्रा बन जाता है, जैसे मनः, और हर को हम लोगों ने जोड़ा था और बन गया था मनोहर। आह के साथ, विसर्ग के साथ कोई भिन्न स्वर आए, अलग स्वर आए, तो उस विसर्ग का लोप हो जाता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं।
जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अतः और एव, तो यहाँ पर जोड़कर दोनों बन गए थे अतएव। ये नियम नंबर 9 था। अब इसके बाद पूर्व पद में ई और उ के साथ विसर्ग आए, जैसे ई उ, तो इसके बाद का खा और पा फा आए तो मूर्धन्य श का आधा, मतलब वो जुड़ जाता है विसर्ग का लोप होके। जैसे नि और पाप जुड़ गया था तो निष्पाप हो गया। उ और ई के साथ अगर सघोष आ जाए तो रा में बदल जाता है, जैसे निह और झर तो हो जाएगा निर्झर हो जाए। ई और उह के साथ रा अगर जुड़ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और मात्रा दीर्घ हो जाती है। नियम नंबर 8 में पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे नी और रस, तो विसर्ग का लोप हुआ और नी की बड़ी मात्रा लग गई नीरस। पहला नियम जो था चा छा के स्थान पर विसर्ग के साथ अगर चा और छा आए तो शा में बदल जाता है, तालव्य शा। ता और था आए तो दंती सा में, और टा और ठा आए तो मूर्धन्य सा में। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है और विसर्ग संधि समाप्त होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो आप कृपया वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हिंदू पाठशाला के साथ। हम लोग ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहेंगे और आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।